हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में। आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के सबसे दिलचस्प और स्कोरिंग चैप्टर यानी डेवलपमेंट या विकास का आगाज करने वाले हैं। किताबें थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए और अपना पूरा फोकस आज के सेशन पर लगाइए। आज हम कुछ भी रटने वाले नहीं हैं, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स और लॉजिक के साथ समझेंगे कि विकास आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल से थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ। क्या ज्यादा पैसा होना ही डेवलपमेंट है? जरा सोचिए, मान लीजिए किसी इंसान के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन उसकी हेल्थ एकदम खराब है। वो रोज अस्पताल के आईसीयू के चक्कर काट रहा है। तो क्या हम उस इंसान को डेवलप्ड या विकसित कहेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर यही सोचते हैं कि पैसा आ गया तो बस सब कुछ आ गया, लेकिन सच कुछ और ही है दोस्तों। तो फिर ये डेवलपमेंट नाम की चिड़िया आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए इसे थोड़ा टेक्निकली लेकिन बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ पैसों का बढ़ना यानी क्वांटिटेटिव ग्रोथ या नंबर्स का खेल नहीं है। ये क्वालिटेटिव ग्रोथ भी है, यानी आपकी लाइफ की क्वालिटी का बेहतर होना। आसान शब्दों में कहें तो जब आपके जीवन स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होता है, आपकी आकांक्षाएं पूरी होती हैं, आपको बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा मिलती है और आपकी ओवरऑल भलाई होती है, तब उसे हम असली डेवलपमेंट कहते हैं। सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सुधरना चाहिए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट पर। क्या इस दुनिया में हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब एक ही है? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट का मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान अपनी लाइफ की किस सिचुएशन में है। आइए देखते हैं कि कैसे अलग अलग लोग विकास को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। इस टेबल के जरिए एक बहुत ही क्लासिक क्लैश को समझते हैं। एक जमीन पर काम करने वाले मजदूर की आंखों से दुनिया देखिए। उसका डेवलपमेंट गोल क्या है? बस यही कि उसे काम के ज्यादा दिन मिले और मजदूरी अच्छी खासी मिल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही अमीर और बड़े किसान का गोल क्या है? वो चाहता है कि उसे अपनी फसल का मार्केट में सबसे ज्यादा दाम मिले और उसके खेतों में काम करने के लिए सस्ते से सस्ते मजदूर मिल जाएं। अब क्लास जरा लॉजिक लगाइए। मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहा है और किसान सस्ते मजदूर ढूंढ रहा है। क्या ये दोनों गोल एक दूसरे के एकदम खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। और सिर्फ किसान मजदूर ही नहीं, हम सबकी जरूरतें अलग हैं। इन एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं। एक शहरी बेरोजगार युवा का सपना एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी पाना है, वही उसके लिए विकास है। एक अमीर परिवार के लड़के के लिए जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, डेवलपमेंट का मतलब शायद एक नई लग्जरी कार खरीदना हो सकता है। और एक लड़की की आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं? वो वही आजादी और मौके चाहती है जो उसके भाई को मिलते हैं, ताकि वो भी विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सबकी अपनी एक अलग कहानी है और उसी के हिसाब से उनके डेवलपमेंट गोल्स तय होते हैं। इस स्थिति के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। एक तरफ कोई आराम की जिंदगी जी रहा है और दूसरी तरफ कोई उसी के लिए हार्ड तोड़ मेहनत कर रहा है। यहाँ से इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा और क्रूशियल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर। यानी जो चीज एक इंसान के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। डेवलपमेंट का मतलब हमेशा सबका फायदा नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के एक बहुत ही फेमस रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, नर्मदा घाटी का डैम प्रोजेक्ट। अब देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों यानी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए। उनके लिए बड़े बड़े डैम बनना ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन एक पल के लिए न्यूट्रल होकर सोचिए, जहाँ ये डैम बनेगा वहाँ जो आदिवासी समुदाय सदियों से रह रहे हैं, उनका क्या? उनके गांव डूब जाएंगे, उनकी जमीन छिन जाएगी और उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं, बल्कि पूरी तरह से विनाश है। तो देखा आपने कैसे डेवलपमेंट गोल्स आपस में टकरा सकते हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि हर किसी के गोल्स अलग अलग हैं, लेकिन क्या हर गोल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है? चलिए देखते हैं कि लोग पैसे यानी इनकम के अलावा अपनी जिंदगी में असल में और क्या क्या चाहते हैं। हम इंसानी जरूरतों को दो बहुत ही सिंपल कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तरफ है भौतिक वस्तुएं यानी मटेरियल थिंग्स, जैसे पैसा, लगातार मिलने वाला काम और एक तगड़ी सैलरी। दूसरी तरफ है गैर भौतिक वस्तुएं यानी नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे आजादी, समाज में बराबरी, सुरक्षा और सबसे जरूरी सम्मान। क्लास, क्या कोई भी इंसान सिर्फ ढेर सारे पैसे के लिए ऐसी जगह काम करना चाहेगा जहां उसे रोज बेइज्जत किया जाए?
नहीं ना, इसका सीधा सा मतलब है कि इनकम जरूरी तो है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या कोई अपनी जेब से कैश निकालकर एक बिल्कुल प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकता है? क्या पैसा इस बात की 100% गारंटी दे सकता है कि मार्केट में मिलने वाली दवाइयाँ बिना मिलावट की होंगी? या क्या सिर्फ अमीर होने से कोई संक्रामक बीमारियों से बच सकता है? बिल्कुल नहीं। एक बेहतरीन जिंदगी के लिए हमें सच्ची दोस्ती, एक साफ सुथरा माहौल और समाज में इज्जत की जरूरत होती है। और ये वो चीजें हैं जो किसी भी सुपरमार्केट में पैसों से नहीं मिलती। और अगर सिर्फ पैसा ही विकास का इकलौता पैमाना होता तो हमारे बड़े बड़े मेट्रो शहरों की तस्वीर इतनी अलग नहीं होती। आज एक तरफ तो आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, लेकिन ठीक उनके नीचे झुग्गी झोपड़ियां और स्लम एरियाज हैं, जहां पीने का साफ पानी और बेसिक सैनिटेशन तक नहीं है। कई ग्रामीण इलाकों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। ये कड़वी सच्चाई हमें दिखाती है कि सिर्फ देश की जीडीपी या नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर एक नागरिक बेहतर जीवन जी रहा है। डेवलपमेंट के लिए इन नॉन मटेरियल चीजों का होना भी उतना ही जरूरी है। चलिए इसी बात को विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के नजरिए से देखते हैं। अगर किसी समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान का माहौल है तो इसका क्या असर होता है? एक सुरक्षा वातावरण होने की वजह से ज्यादा महिलाएं बिना किसी डर के बाहर जाकर नौकरियां कर सकती हैं या अपना खुद का बिजनेस रन कर सकती हैं। इससे पूरी अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सुरक्षा और सम्मान जैसे नॉन मटेरियल गोल्स समाज की असली और आर्थिक तरक्की के लिए कितने बड़े गेम चेंजर साबित होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल्स के लेवल पर काफी बात कर ली। अब जरा कैमरे को जूम आउट करते हैं और पूरे देश के नजरिए से सोचते हैं। एक देश के रूप में हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए? आइए समझते हैं आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट को। इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है देश की वो क्षमता जिससे वो अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार सके। इसका एक बहुत ही पावरफुल मूल मंत्र है, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, यानी सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा भला। जब देश का आम नागरिक तरक्की करेगा, उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार मिलेगा, तभी हम कहेंगे कि देश असल मायने में तरक्की कर रहा है। लेकिन दोस्तों, नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट का रास्ता तय करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब भी सरकार कोई नया मेगा प्रोजेक्ट लाती है तो उसे कुछ बहुत ही कड़े सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। क्या ये रास्ता समाज के हर वर्ग के लिए न्याय संगत यानी फेयर है? क्या इसका फायदा देश की एक बहुत बड़ी आबादी को होगा या सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों को? और सबसे बड़ी बात, अगर दो समूहों के गोल्स आपस में टकरा रहे हैं तो उस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? क्योंकि इतने बड़े और विविधता वाले देश में हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं और सरकार को सबको साथ लेकर चलना होता है। हमने देखा कि अलग-अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल्स बिल्कुल अलग और कभी-कभी तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, राइट? लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर सबके गोल्स ही अलग हैं, तो फिर अलग-अलग नेशंस को कंपेयर कैसे किया जाए? आखिर ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा डेवलपिंग? कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। सोचिए, जब किसी क्लास में स्टूडेंट्स को कंपेयर करना होता है तो क्या देखते हैं? मार्क्स या फिर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, राइट? बिल्कुल वैसे ही कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम को सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट यानी बेस माना जाता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि हायर इनकम का मतलब है अपनी जरूरतों को पूरा करने की ज्यादा पावर। जो भी चीजें एक अच्छी लाइफ के लिए चाहिए होती हैं, उन्हें ज्यादा पैसों से इजीली एक्सेस किया जा सकता है। बस इसीलिए डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इनकम एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनकम एज अ क्राइटेरिया। अब थोड़ा इकोनॉमिक्स के मैथमेटिकल साइड पर फोकस करते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है पर कैपिटा इनकम का, जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर हम सिर्फ दो कंट्रीज की टोटल इनकम कंपेयर करें तो क्या वो फेयर होगा? सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर देश की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। हो सकता है एक कंट्री की टोटल इनकम बहुत ज्यादा हो, बस इसलिए क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वहाँ का हर इंसान अमीर है। इसीलिए एक ट्रू और फेयर कंपैरिजन के लिए एवरेज निकालना ही पड़ता है। और ये पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला लिटरली बहुत सिंपल है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इमेजिनरी कंट्री में सिर्फ 4 लोग रहते हैं और वो चारों मिलकर टोटल 16 रुपए कमाते हैं।
तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 रुपीज पर पर्सन। ये 4 रुपीज बन गई उस देश की पर कैपिटा इनकम। कितना सिंपल था, राइट? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड बैंक अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में एब्सोल्युटली इसी एग्जैक्ट फॉर्मूला का यूज करता है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,056 या उससे ज्यादा है, उन्हें हाई इनकम या रिच कंट्रीज कहा जाता है, और जहां ये $955 या उससे कम है, उन्हें लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये $, थ्रेशोल्ड्स MCQ और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल डेटा पॉइंट्स हैं, तो इन्हें डेफिनेटली अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, लिमिटेशंस ऑफ मनी। तो सवाल ये है, क्या पैसा ही सच में डेवलपमेंट का सबसे परफेक्ट मेजर है? वेल, एवरेजेस हमें कभी-कभी बहुत बड़ा धोखा भी दे सकते हैं। चलिए इस क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल से इस ट्रिक को समझते हैं। कंट्री ए और कंट्री बी दोनों की एवरेज इनकम एग्जैक्टली 10,000 रुपीज है। अगर हम सिर्फ एवरेज देखें तो लगेगा दोनों एकदम इक्वल हैं, बराबर हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए, कंट्री ए में सबकी इनकम लगभग बराबर है, अराउंड 9,500 से 10,500 के आसपास। पर कंट्री बी में क्या हो रहा है? 4 लोग सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं और एक अकेला इंसान 48,000 कमा रहा है। ये तो एक्सट्रीम वेल्थ डिस्पैरिटी हो गई ना। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकला? पर कैपिटा इनकम की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये डिस्पैरिटीज को, यानी भेदभाव और इनइक्वालिटी को छुपा देती है। ये कंपैरिजंस के लिए एक अच्छा मैथमेटिकल टूल जरूर है, पर ये बिल्कुल नहीं बताता कि वो पैसा सोसाइटी में लोगों के बीच एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है। सिर्फ पैसों से आम आदमी की सच्ची क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं नापी जा सकती। इसी से जुड़ा है हमारा 4th टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। अब एक बहुत डीप क्वेश्चन, अगर इनकम से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता? सोचिए जरा, जेब में चाहे कितना भी पैसा भरा हो, क्या वो अकेले किसी को एक पोल्यूशन फ्री हवा दे सकता है? नो वे। क्या पैसा इस बात की गारंटी दे सकता है कि मार्केट में मिलने वाली दवाइयाँ असली हैं, उनमें मिलावट नहीं है? बिल्कुल नहीं। और जब कोविड जैसे डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीजेस आते हैं तो क्या वायरसेस ये चेक करते हैं कि सामने वाला अमीर है या गरीब? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब खतरों से बचने के लिए हमें कलेक्टिव कम्युनिटी लेवल सॉल्यूशंस और स्ट्रॉन्ग पब्लिक फैसिलिटीज चाहिए ही होती हैं। एक सोसाइटी इफेक्टिवली तभी डेवलप होती है जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, यानी कि राशन शॉप्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जैसी पब्लिक फैसिलिटीज सबके पास इजीली अवेलेबल हो, चाहे वो गांव हो या बड़ा शहर। ये बेसिक फैसिलिटीज हर सिटीजन की एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ को एलिवेट करती हैं, उन्हें एक बेहतर जिंदगी देती हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारे अगले टॉपिक का, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ बैंक बैलेंस देखने की जगह किसी देश की रियल सक्सेस को मेजर करने का एक और बहुत बेहतर तरीका है, और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। इन 2 मेजर ग्लोबल रिपोर्ट्स का कंपैरिजन देखिए। वर्ल्ड बैंक अपनी क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम पर फोकस करता है, लेकिन दूसरी तरफ UNDP अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक मच ब्रॉडर, एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव यूज करता है। वो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ लोगों के एजुकेशनल लेवल्स और उनके हेल्थ स्टेटस को भी बराबर इंपॉर्टेंस देता है। ये रिपोर्ट एक्चुअल ह्यूमन वेलफेयर की एक बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर दिखाती है। अब हमें इन 3 क्रूशियल टर्म्स को ठीक से समझना होगा, क्योंकि बोर्ड्स के लिए ये एब्सोल्यूट हाई यील्ड डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR। ये बताता है कि किसी साल पैदा हुए 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अपना 1 साल पूरा करने से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरा है लिटरेसी रेट, जो 7 साल या उससे ऊपर की एज ग्रुप में पढ़े लिखे लोगों का प्रोपोर्शन बताता है। और तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो, ये मेजर करता है कि 14 से 15 साल की एज ग्रुप के कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल अटेंड कर रहे हैं। सच में ये इंडिकेटर्स कंट्री की असली हेल्थ और एजुकेशन स्टेट को मिरर करते हैं। इस पॉइंट को और सॉलिडली समझने के लिए केरला का एग्जाम्पल देखते हैं। डेटा क्लियरली शो करता है कि केरला की पर कैपिटा इनकम बाकी स्टेट्स जैसे हरियाणा से कम है, फिर भी केरला की ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग कहीं ज्यादा बेटर है। सोचा है क्यों? क्योंकि वहाँ IMR बहुत कम है और लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। उनका हेल्थ सिस्टम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर काम करता है। इसका मतलब साफ है, भले ही एवरेज कैश इनकम थोड़ी कम हो, पर बेटर पब्लिक फैसिलिटीज एक स्टेट को कम्प्लीटली एक ज्यादा डेवलप्ड स्टेट बना सकती हैं।
अब वक्त आ गया है इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आने का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, ये समझना सच में एक गेम चेंजर है। अगर सिंपल हिंदी में कहूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे लेकिन आने वाली जनरेशन्स का हक ना छीने। इसे ना एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ का एक जॉइंट बैंक अकाउंट है। अगर हम हर महीने बैंक में डिपॉजिट किए गए पैसों से ज्यादा पैसे निकालेंगे तो आखिर में बैंक्रप्सी तो पक्की है, राइट? ठीक वैसे ही अगर हम एनवायरनमेंट से उतना एक्सट्रैक्ट करेंगे जितना नेचर वापस रिप्लेनिश नहीं कर सकती तो हमारा प्लेनेट बहुत जल्दी दिवालिया हो जाएगा। और यही बात एक बहुत ही पावरफुल विचार में बिल्कुल सटीक बैठती है। The earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. सोचकर देखिए, ये कितनी गहरी बात है। धरती के पास सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन किसी एक इंसान का लालच पूरा करने के लिए कुछ भी काफी नहीं है। ये एक अकेली लाइन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और ह्यूमन ग्रीड के बीच के फर्क को परफेक्टली कैप्चर कर लेती है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, व्हाई सस्टेनेबिलिटी मैटर्स। जब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को इग्नोर करता है तो उसके ग्राउंड रियलिटी पर क्या नतीजे होते हैं, चलिए ये देखते हैं। देखिए, क्रूशियल पॉइंट ये है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना किसी एक देश की सीमा या बॉर्डर नहीं देखता। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे नेशनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। ग्राउंड वाटर का ओवरयूज होना, जंगल कटना, लगातार माइनिंग होना और नेचुरल रिसोर्सेज का खत्म होना, इन सब का असर किसी एक एरिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसके भयानक नतीजे हम सबको मिलकर भुगतने पड़ते हैं। इस बात को दो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से समझते हैं। एक तरफ इंडिया के एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस एरियाज को लीजिए, जैसे पंजाब और वेस्टर्न यूपी, जहां ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देश के करीब 300 डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर का लेवल खतरनाक तरीके से गिर रहा है। दूसरी तरफ एक ग्लोबल थ्रेट है, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का एग्जॉशन, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक लोकल संकट है और दूसरा पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा। अगर आप ग्लोबली क्रूड ऑयल रिजर्व्स के डेटा पर गौर करें तो ये सच में आंखें खोलने वाला है। अगर दुनिया भर का क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन इसी करंट स्पीड से चलता रहा तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पूरी दुनिया के पास अब सिर्फ 47 यानी 47 इयर्स का ऑयल रिजर्व बचा है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 47 साल, और उसके बाद दुनिया की पूरी ऑयल सप्लाई खत्म। ये सस्टेनेबिलिटी को सीरियसली लेने का सबसे बड़ा और अलार्मिंग प्रूफ है। तो इन सारी बातों से आज के सेशन का सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकल कर आता है? यही कि डेवलपमेंट सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। सिर्फ नंबर्स में आगे बढ़ना या इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होती। असल विकास यानी ट्रू डेवलपमेंट का मतलब है एक बेटर लाइफ, हर किसी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज और एक बेहतर सुरक्षित फ्यूचर। जब देश के हर सिटीजन का लिविंग स्टैंडर्ड सच में इम्प्रूव होता है और एनवायरनमेंट के साथ एक हेल्दी बैलेंस बना रहता है, तभी एक देश सच में डेवलप करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद मिली तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर भी हम इसी एग्जैक्ट, डिटेल्ड और जबरदस्त स्टाइल में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।